नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय भारतीय संसद के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय संसद में आप जानते हैं कि दो सदन होते हैं और उसमें से एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरे सदन के रूप में नहीं लेकिन राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना और राष्ट्रपति हमारी संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए तमाम बातों में हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में राष्ट्रपति के महाभियोग पर चर्चा किया हुआ था। और राष्ट्रपति के महाभियोग की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। दूसरा एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि सवाल आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो आंसर वहां पर आपको लगाना होता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का। अब यहाँ पे आपसे पेट के एग्जाम में 2023 का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। खास करके पेट एग्जाम 2023 के लिए कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण होगा उसकी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छे तरीके से आप चीज़ों को तैयार करिएगा। हमारे साथ पहली बार हैं तो जरूर जुड़े रहिए, आगे सभी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए प्रयोग की जाती है। इसका जो प्रयोग किया जाता है ये यूज किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो वो होता है आपका महाभियोग की प्रक्रिया। और कहां पर इस प्रक्रिया को चलाया जाता है तो ध्यान में रखिएगा, संसद में। और दूसरा एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि किस सदन में इसको शुरू कर सकते हैं, किस सदन में शुरू किया जा सकता है। अगर यह प्रश्न आपको पूछे तो आप बता दीजिएगा कि किसी भी सदन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इसका शुरुआत लोकसभा से हो या शुरुआत इसका राज्यसभा से हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी सदन से इसकी शुरुआत करवा सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा, लेकिन जिस भी सदन में आप शुरू करवाएंगे उसके 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बात बतलानी होगी कि आपके खिलाफ हटाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है, तो आप भी जो है वो तैयार रहिए। और जब 1/4 सदस्यों के द्वारा समर्थन के जरिए किसी भी एक सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, तब उसके बाद उस सदन में विचार विमर्श किया जाएगा और 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पारित किया जाएगा। यहां से पारित होने के बाद फिर क्या बचता है, दूसरा सदन। यहां से दूसरे सदन में जाएगा और वो सदन उस आरोप की जांच करेगा। और इसी दौरान राष्ट्रपति को बतलाया जाता है 14 दिन पहले कि राष्ट्रपति अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर ले। और राष्ट्रपति अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वो स्वयं भी आ सकता है और अपना अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहे तो उसके जरिए भी अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसके बाद जब दूसरे सदन से भी ये 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। दूसरा एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो किस आधार पर लगाई जाती है। तो राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एक पॉइंट और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। और यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इन सभी को आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने आपको बतला दिया है। शुरुआत कहाँ से होगी, किसी भी सदन से हो सकती है। जिस सदन में शुरुआत होगा 1/4 सदस्यों का वहां पर क्या होता
हस्ताक्षर होने की आवश्यकता होती है और जब उस सदन में 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसको यानी कि विशिष्ट बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो जांच के लिए दूसरे सदन में इसको भेजा जाता है। दूसरे सदन के द्वारा भी जब इसको पारित मान लिया जाता है वहां पर भी ये जो आरोप लगाया गया है वो सही साबित हो जाता है और 2/3 सदस्यों के द्वारा वहां से भी इसको पारित कर दिया जाए तब ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति को अब पद से हटने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है और आर्टिकल 61 में दिया गया। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 62 में किस बात का प्रावधान है, तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए समय दिया गया है। मतलब यहाँ पर है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। इससे जुड़ा हुआ कौन सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसके निर्वाचन का भरने का समय, और ये जो समय आपको दिया जाता है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो ध्यान रखिएगा कि इसको 6 माह के भीतर भरने की आवश्यकता होती है, यानी कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होगा। और इस दौरान राष्ट्रपति का पद भरने के लिए कौन आएगा, तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी कि उपराष्ट्रपति, यही क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। 6 महीने के भीतर इसको भरने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट आपने यहाँ से देखे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद में देखेंगे अगला पॉइंट आपको है कि राष्ट्रपति का पद जो आपको दिया गया है ये कैसे कैसे खाली हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर कुछ भी समस्या न आए, कोई भी आपात जैसी परिस्थिति न हो, तो राष्ट्रपति का पद जो 5 साल का समय अवधि होती है, इसकी राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है कितने, 5 वर्ष में ये कार्यकाल पूरा हो जाता है। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये 5 वर्ष की काउंटिंग किस तारीख से की जाती है, किस तारीख से, तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से क्या होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से इसको 5 साल के लिए काउंट किया जाता है। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उस दौरान भी उसका पद खाली हो जाएगा, ये तो कोई कहने वाली बात है नहीं। त्यागपत्र अगर चाहे तो भी दे करके खाली कर सकता है। कौन को देगा त्यागपत्र, तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। और दूसरा एक पॉइंट लगे हाथ और जान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देता है। अब इसके बाद देखेंगे हटाए जाने पर, और हटाए जाने की प्रक्रिया हम लोगों ने अभी देखा था अंडर आर्टिकल 61 और इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान। और पद ग्रहण कारण करने के लिए अगर अपात्र हो जाए, उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, तो उस दौरान भी उसका पद क्या होता है, खाली हो जाता है। बट एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर निर्वाचन अपात्र होने की वजह से खाली हो जाए या किसी भी तरीके से अवैध घोषित हो जाए, तो इसके पहले जब तक ये बात साबित नहीं हुई थी तब तक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला हर एक कार्य का होगा वैलिड होगा। अब इसके बाद देखते हैं कार्यकाल पूरा होने, निर्वाचन कार्यकाल के पूरा होने पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर पहले कर लिया जाएगा, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया है तो उसके पद के खाली होने से पहले ही क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन, ताकि जिस दिन पुराने वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो उसी दिन नया वाला राष्ट्रपति क्या रहे, वो अपना पद ग्रहण कर ले, यानी कि शपथ ग्रहण करेगा। अब इसके बाद 6 महीने का समय होता है और निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल के लिए होता है। अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और एग्जाम्पल आप इसमें ध्यान में रखिएगा, 1969 में जो है
ये बने थे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं और यही देश के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। देश के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। नाम क्या था? एम हिदायतुल्लाह इनका नाम था। अब इसके बाद आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद। यहां से सिर्फ एक पॉइंट आप ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय इसके संदर्भ में निपटारा करेगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो अवैध नहीं माना जाएगा, यानी कि हर एक काम कैसा होगा? ये वैलिड माना जाएगा। इस संदर्भ में 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ था और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं तो भी चुनाव होगा। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो भी चुनाव होगा, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितने भी पानी बरस रहा हो, कितने भी आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, मीन्स कंडीशन कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन हो करके रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर बात करते हैं तो एक तो सबसे इसका महत्वपूर्ण, जो कि हम लोग अभी तक सभी बातें देखते आ रहे हैं, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कार्य क्या होता है? ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां पर निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां पर होगी? तो ये राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जो है वो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 77 में क्या बात लिखी गई कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिकीय कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और सरकार के सभी निर्णय भी राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कैसा प्रमुख होता है? ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक वाले में आपको लगाना होगा प्रधानमंत्री को। तो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए जो अधिकारी हैं वो पीएम हैं, संघ के मंत्री हैं, राज्यपाल हैं। संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं या मुख्य आयुक्त होते हैं। महान्यायवादी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जहां पर विधानसभाओं का प्रावधान है। तो इन सभी के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है? अपना कार्य करता है। ये सारा आप देख लीजिएगा। विधायी शक्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की उन शक्तियों को शामिल किया जाता है जो कि संसद से संबंधित होती हैं। तो पहला तो एक बहुत क्लियर आप जानते हैं कि जो भी विधेयक पारित होगा राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर करने के लिए आएगा ताकि वो क्या हो जाए? एक अधिनियम के रूप में कन्वर्ट हो जाए। आर्टिकल यहाँ पर आप देखिएगा, संसद को आहूत का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा इसको ध्यान रखिएगा, संसद के सत्र को बुलाना, यानी कि संसद के सत्र को जब बुलाता है तो बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सत्रावसान की बात की गई है, ये क्या होता है? संसद के सत्र की समाप्ति की उद्घोषणा करता है। संसद के देखिए 3 सत्र होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून सत्र कहते हैं, एक को हम लोग समर कहते हैं, और उसके बाद एक क्या होता है? ग्रीष्मकालीन, और एक को क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और सत्रावसान करते हैं, लेकिन 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। और यहां से सवाल आपको कई बार पूछा गया है। सवाल कैसे पूछा जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल में 3 सत्र का आयोजन किया जाता है और एक सत्र जब बैठता है तो उसी को बुलाने का काम कौन करेगा?
राष्ट्रपति करेगा। और संसद के सत्र का अवसान कौन करता है? तो वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अब यहाँ से आप देखिए तो एक पॉइंट ये हो गया कि दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब एक दूसरा हो गया कि वर्ष में कम से कम 2 सत्र हो सकते हैं। और अनुच्छेद 85 में दिया गया है विघटन। तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के विघटन की घोषणा कर सकता है। लोकसभा के विघटन का मतलब क्या होता है कि वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए, जैसे 17वीं लोकसभा है और इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अगर हो जाता है तो उसके अंतर्गत क्या होगा, नई लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा का विघटन 2 परिस्थितियों में होता है। परिस्थिति नंबर 1 ये होता है कि 5 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, और दूसरा होता है कि 5 साल के पहले। और 5 साल से पहले की जब बात होती है तो वो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख के साथ साथ संसद का अभिन्न अंग भी होता है। इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। चूंकि अगर बात करें आर्टिकल 79 की तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का गठन, और लिखा गया है कि संसद का गठन 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। तो 2 सदन आपके कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा होता है और ये राष्ट्रपति होता है। अभिन्न अंग दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि विधायिका यानी कि संसद का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। इसीलिए राष्ट्रपति क्या होता है? इसका अभिन्न अंग होता है। यहां से आप ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति एक सदस्य को मनोनीत करते हैं। कहां पर? यहाँ लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो यहाँ पर मनोनयन की जो बात करते थे, यहाँ पर पहले कितना हुआ करता था? तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है तो 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे। लेकिन इस बात को समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन 2019 के जरिए, और तारीख थी 25 जनवरी साल 2020 को। आर्टिकल 80 के अनुसार अगर देखेंगे तो इसी में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। और ये नॉमिनेशन जो है ये वो एंग्लो इंडियन का नहीं है। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि ब्रिटिशर्स और इंडियन, अब इसमें से मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और इनसे जो पैदा होने वाली संतान है उसी को हम लोग एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कहते हैं। और जो आर्टिकल 80 के 3rd क्लॉज के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो उसमें होते हैं साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से। यहाँ से विशेष योग्यता धारण करने वाले जो सदस्य होंगे, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा आर्टिकल 108, और आर्टिकल 108 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके परीक्षाओं के लिए होता है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है संयुक्त बैठक की। और ये संयुक्त बैठक में क्या होता है? यहाँ पर एक साथ लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों आते हैं। अब सवाल आप अपने से पूछ सकते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है? क्योंकि जब किसी विधेयक पर मतभेद हो, किसी विधेयक पर मतभेद हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आंसर आप क्या लगाएंगे? ये अध्यक्षता करता है इसका स्पीकर, और स्पीकर आप जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको संयुक्त बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? आर्टिकल 87 में होता है। और संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 में,
और यहाँ से कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इन सभी को एक बार जरूर पढ़िएगा। ये वाला आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 111। और आर्टिकल 111 के अंतर्गत प्रावधान किस बात का है कि जैसे ही दोनों सदनों से कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जो अनुमति देता है उसका जिक्र आपको कहां पर किया गया है, आर्टिकल 111 यानी कि 111 में इसका किया गया है। ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर होती है, या यूं कह लें कि कौन कौन सी कंडीशन बनती है। तो कंडीशन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर न करे। यानी कि दो कंडीशन इसके सामने बनती हैं, और दोनों कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट। दोनों कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो पहला काम क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, दूसरा होता है कि विधेयक पर हस्ताक्षर न करे, और जब विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो विधेयक जो होता है वो कानून नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस भेज सकता है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन क्या थी, कोई विधेयक है और वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, हस्ताक्षर कर दिया तो वो विधेयक अधिनियम बन गया। दूसरी कंडीशन, हस्ताक्षर न करे, और हस्ताक्षर अगर नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बन पाएगा, और राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज दे, और सदन क्या करे कि उसमें संशोधन सहित या संशोधन रहित दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए फिर बाध्य हो जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसी से जुड़ा हुआ होता है एक वीटो पावर। वीटो पावर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये मना करने का सेंस में इसको लिया जाता है, और एक होता है आत्यंतिक वीटो, यानी कि राष्ट्रपति इस पर किसी भी प्रकार की अपनी कोई अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार के वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक का मतलब होता है कि ऐसे विधेयक जो कि ऐसे सदस्य के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है सदन में जो कि मंत्री नहीं है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से मना कर देता है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया हुआ है। अब निलंबनकारी वीटो क्या होता है, कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड कर देना, इसीलिए इसको सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो वो कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। जैसे 1991 में आर वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। इसके अलावा एक होता है आपका जेवी वीटो, और जेवी वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति न दे और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अमेरिका में केवल 10 दिन तक रोके रखने की शक्ति होती है अमेरिकन राष्ट्रपति को, और भारत में ये समय सीमा निश्चित नहीं है। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ये बात आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं सैन्य शक्ति की। तो सैन्य शक्ति का मतलब यहाँ पर है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसको नियुक्त करने का भी अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। युद्ध को शुरू करना है, युद्ध को समाप्त करना है, तो इसका भी डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। वित्तीय शक्तियों में आप जानते हैं कि पहला चीज तो आप ध्यान रखिएगा, जो बजट होता है बजट को संसद में पेश करवाता है, और दूसरा कि धन विधेयक और अनुदान संबंधी मांग जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती हैं। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट आपको क्या दिया गया है कि धन विधेयक जो है ये केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कई बार सवाल आपसे पूछा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है राजनयिक शक्तियां। तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई भी काम भारत के नाम पर यानी कि इंडिया के नाम से किया जा रहा है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया गया माना जाता है।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्षमादान, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षमादान शक्ति की बात यहाँ पर की गई है। क्षमादान शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है और क्षमादान शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी दंड को कम कर सकता है, दूसरे प्रकार के दंड में बदलाव भी कर सकता है या फिर दंड को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। ये तीनों मामले में होते हैं, जैसे मृत्यु दंड से भी क्षमा कर सकता है और अगर कोर्ट मार्शल किसी का हुआ है, सैन्य न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये संघीय विषय से संबंधित दंड ही दे सकता है। क्षमा करने का मतलब है कि दंड से पूर्णतः क्षमा कर दे। प्रविलंब का मतलब होता है मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन कर दे। परिहार का मतलब क्या होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही दंड की मात्रा को कम कर देना। यानी कि अगर आपको आजीवन कारावास हुआ है 7 साल के लिए तो उस आजीवन कारावास को 5 साल कर दिया जाए। नेचर में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन समयावधि में परिवर्तन हो गया। मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। परिहार क्या हो गया, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। 5 वर्ष के कठोर कारावास की जगह 2 वर्ष का दिया जाए। लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड की मात्रा को कम करना। यानी कि अगर 7 साल का आजीवन कारावास दिया गया है तो 7 साल के आजीवन कारावास को अगर 5 साल के साधारण कारावास में कन्वर्ट किया जाए तो उसको क्या कहा जाए, लघुकरण किया जाएगा। विराम का मतलब होता है किसी विशेष कारण से मृत्युदंड को रोक देना, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, शारीरिक दिव्यांगता है या फिर मानसिक विक्षिप्तता है, तो इस कंडीशन में कुछ समय के लिए इसको रोका जा सकता है। ये बात आपको यहाँ पर जरूरी होगा। अब इसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति जो है ये आपको दिया गया है आर्टिकल 143 में, यानी कि अनुच्छेद 143 में। अब 143 में आपको क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की। जब कोई विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है तो परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं होता है। आर्टिकल 124 की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और 217 के जरिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। अब कुछ यहाँ पर विशेष फैक्ट आपको दिए गए हैं, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो यहाँ से आपके राष्ट्रपति पर आधारित जितने सवाल हैं वो पेट के एग्जाम के लिए आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने अपनी आज की इस क्लास में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। अच्छे तरीके से चीज़ों को केवल तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। संस्थान के द्वारा जो आपको सहयोग किया जा रहा है उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अच्छे तरीके से उसका यूज़ करिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो कल की क्लास में हमारी फिर आपकी मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।